6 सितंबर 1965 ये पाकिस्तान की तारीख का वो सुनहरा और यादगार दिन है जब भारत ने अचानक पाकिस्तान पर बुज़दिलों की तरह हमला कर दिया। लेकिन पाकिस्तान ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया और भारत के नापाक अज़ाइम को खाक में मिला दिया। पाक भारत जंग में पाकिस्तान ने नाकाफी वसाइल के बावजूद भारत को शिकस्त से दोचार किया। 17 रोज तक जारी रहने वाली इस जंग में हमारी तीनों मुसल्लह अफवाज ने बहादुरी से दुश्मन फौज का मुकाबला किया और अपनी जानों का नजराना पेश किया। पाकिस्तान के 3 शहरों को दुश्मन ने खास तौर पर निशाना बनाया, लेकिन पाक फौज ने डट कर मुकाबला किया और इन तीनों शहरों, जिनमें लाहौर, सियालकोट और सरगोदा शामिल हैं, हिलाले इस्तकलाल से नवाजा गया। और इसी सिलसिले में कीमती मालूमात से शहरियों को आगाह किया जाता है। पाकिस्तान पर बुरी नजर डालने वाले ये सोच लें कि पाकिस्तान का बच्चा बच्चा मेजर अजीज भट्टी शहीद है, जिन्होंने 1965 की जंग में अपनी जान का नजराना पेश करके अपने मुल्क को दुश्मनों से बचाया। पाकिस्तानी अफवाज को पाकिस्तानी कौम का सलाम, जिन्होंने हर मुश्किल घड़ी में अपने मुल्क की हिफाजत की, चाहे वो कारगिल का बर्फपोश महाज हो या सियाचिन का बुलंद तरीन महाज, समंदरों की गहराइयों में दुश्मन से मुकाबला हो या शहरी आबादियों में। दुश्मन ये जान ले कि पाकिस्तानी अफवाज हर मुश्किल वक्त से बखूबी निमट सकती हैं। आइए अपने मुल्क की अफवाज के शाना बशाना खड़े हो जाएं, क्योंकि इस मुल्क का बच्चा बच्चा सिपाही है। यौम दिफा पर हम अपनी फौज की पेशा वराना सलाहियतों, डिसिप्लिन और हुब्बुल वतनी के जज्बे को मनाते हैं। साथ ही इस कौम के जज्बे, हिम्मत और हौसले को सलाम पेश करते हैं और 1965 के शहीदों और निशाने हैदर हासिल करने वालों को खिराज अकीदत पेश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज का दिन पाकिस्तान की तारीख में बड़ा इम्पोर्टेंट दिन है और उसका रीज़न ये है कि आज हम यौम दिफा पाकिस्तान मनाते हैं। शाहिर ने एक बार कहा था, नाला हूँ मैं बेदारी एहसास के हाथों, दुनिया मेरे अफकार की दुनिया नहीं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में बात करना चाहता हूँ, लेकिन शायद आज वो बात न कर पाऊँ। अब वो माएँ, वो बहनें, वो बेटियाँ जो ये शो देख रही हैं और जो ये सोचती हैं कि उनके बच्चे आला तालीम के लिए बाहर जाएंगे और बाहर जाने के बाद वहाँ से वापस लौट के आएंगे, एक नई ज़िंदगी उनकी मुंतज़र होगी, कमाने के लिए बाहर जाएंगे और एक नई ज़िंदगी उनकी मुंतज़र होगी। मुल्कों के दरवाज़े हमारे लिए आहिस्ता आहिस्ता बंद हो रहे हैं। हैरत अंगेज़ बात यह है कि बर्मा के मुसलमानों में इस वक्त एक अफरा तफरी का आलम है। ये बात आपके दिलचस्पी की भी नहीं है, नॉर्मली हमारे यहाँ इन बातों में कोई दिलचस्पी नहीं होती, लेकिन बहरहाल दिल तकलीफ में होता है, उदास होता है। हम रिकॉर्डेड शोज़ कर रहे थे, इसलिए बर्मा पे बात नहीं कर सके। तो और मैं बात इस वक्त तो बर्मा की नहीं कर रहा, लेकिन एक हवाला आपको दे रहा हूँ कि आज जब मैं CNN देख रहा था सुबह सुबह, तो कहीं कोई न्यूज़ इतनी सी भी बर्मा के हवाले से नहीं थी। थोड़ी बहुत न्यूज़ इधर उधर लगा दिया है, दैट्स अबाउट इट। एक बहुत बड़ा शो करती हैं, उनका नाम है कृष्णा अमनपुर, बहुत बड़ा शो करती हैं। शी वॉज टॉकिंग अबाउट, बड़ी बड़ी खबरों के बारे में बात कर रही थी वो। अच्छा, इसके बाद मैं जाऊंगा क्योंकि जाहिर है आपको जो देख रहे हैं उनको दिलचस्पी नहीं है इस चीज़ से, लेकिन मैं उन माँ, उन बहनों को, उन बेटियों को, उन भाइयों को, उन चचा को, अंकल को, ताया को, दादा को, उन पाकिस्तानियों को जो ये समझते हैं कि बाहर उनके लिए दरवाजे खुले हैं और खुले रहेंगे, उनको एक बात बताना चाह रहा हूँ। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये कि उन्होंने बात की कि पोप कोलंबिया के अंदर विजिट कर रहे हैं। चलिए, एक खबर हो गई। फिर उन्होंने बात की कि जी नॉर्थ कोरिया ने हाइड्रोजन बॉम्ब बना लिया, ये दूसरी बात हो गई। फिर उन्होंने बात की कि जी यंग एमनेस्टी प्रोग्राम जो अमेरिका का था, जिनमें वीज़े दिए जाते थे उन लोगों को जिनके पास पेपर्स नहीं थे, लीगल पेपर्स नहीं थे, उन्हें अब वो प्रोग्राम देना बंद हो जाएंगे। ओके, सारी बातें होने के बाद मैं इंतजार कर रहा था कि रोहिंग्या के बारे में कोई बात होगी। कोई बात नहीं हुई, कोई बात नहीं हुई। आहिस्ता आहिस्ता करके ये दरवाजे सारे बंद हो रहे हैं। तो आपके लिए जमीन कौन सी बची? ये जमीन बची। अब इमेजिन कीजिए कि इसी जमीन पे हम वो सब करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। फॉर इंस्टेंस, हम ऐसे दिनों पे इकट्ठे हो जाते हैं
आज जी यौम दिफा पाकिस्तान है जी, पाक फौज जिंदाबाद। आज जी 14 अगस्त है, पाकिस्तान जिंदाबाद। आज जी 25 दिसंबर है, बड़ा अफसोस हुआ कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का हैप्पी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस। 23 मार्च करारदाद पाकिस्तान का दिन है, सारे सियासतदान इकट्ठे हो जाते हैं। आज के दिन हम यादा करते हैं इस बात का कि हम पाकिस्तान को दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क बनाएंगे, सबसे अच्छा मुल्क बनाएंगे। उसके बाद सब खामोश हो जाते हैं एक और धमाका होने तक। ये एक नज़म का उन्मान था जो अमजद इस्लाम अमजद की नज़म थी, एक और धमाका होने तक। तो ये जो हमारे यहाँ दिन जो होते हैं वो धमाके से कम नहीं होते हैं। अचानक से हमें उस दिन पता चलता है कि यार ये दिन तो हमारा दिन आ गया है, ओहो अब तो हमें पाकिस्तानी बनना है। उसके अलावा हम पाकिस्तानी नहीं होते। हम पाकिस्तानी कहाँ नहीं होते? जब हम लाइन नहीं बनाते हम पाकिस्तानी नहीं होते। जब हम रिश्वत देते हैं हम पाकिस्तानी। जब हम एक दूसरे की इज्जतें उछालते हैं, क्या है 7 बजे से आप न्यूज़ प्रोग्राम देखना शुरू करते हैं, रात 11 बजे तक आपको क्या मिलता है? एक दूसरे की। आपके घर में पानी की कमी है, पानी मिलता है आपको? नहीं मिलता ना, क्यों नहीं बात करते हो? तुम्हारे घर में बिजली की कमी है ना कमी, क्यों नहीं बात करते हो? उन सियासतदानों को जो एक दूसरे की इज्जतों का तमाशा बना रहे होते हैं, उनको बैठ के आप लोग सब देखते हैं। कोई जोर नहीं देता इस बात पे कि उनसे बात पूछने के खुदा का वास्ता यार मेरे घर में पानी नहीं आ रहा, तू छोड़िए अपनी बकवास, तू मुझे बता मेरे घर में पानी क्यों नहीं आ रहा है? इतना पैसा तुमने बाहर लोगों से ले लिया है, हमें कर्जे के अंदर डुबो दिया है, हम बूंद बूंद को तरस गए हैं, तुम बताओ तो सही है क्या? लेकिन ये मजमून आपकी दिलचस्पी से खाली है ही नहीं। इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, ना आपकी ना मेरी ना किसी और की, दिलचस्पी नहीं। अच्छाई कभी भी अट्रैक्टिव नहीं होती, बुराई बहुत अट्रैक्टिव होती है। लोग हमारे प्रोग्राम पे कभी कभी तनकीद करते हैं, उन्हें वो सब नजर आ जाता है जो बुरा होता है जरा सा भी, लेकिन इतना सारा जो बहुत अच्छा होता है वो नजर नहीं आता। उस पर कभी आज तक उन्होंने हमको कोई कुछ नहीं कहा, उनके कान पे जूं तक भी नहीं रेंगती कि यार ये तो बात बड़ी अच्छी की थी, ये तो हमने किसी दूसरे शो में नहीं देखी, आओ चलो इनको थपकी देते हैं। कैसे थपकी देंगे वो? ये मैले हैं, ये मैले हैं। जब ये मेला होता है तो फिर क्या होता है? फिर वो सब होता है जो हमारे यहां हो रहा है। पानी नहीं है कोई मसला नहीं, बिजली नहीं है कोई मसला नहीं, बेरोजगारी है, सबसे बड़ा मसला रोजगार का है नौजवान का। आप बेटियां बैठी हैं, बहनें बैठी हैं, माएँ बैठी हैं, आपके हस्बैंड, आपके बेटे, आपके बच्चे जब बाहर जाएंगे, आप क्या समझते हैं उनको किन हालात का सामना करना पड़ेगा? जो कुछ है वो आपका यही मुल्क है, यही ज़मीन है, और इसी ज़मीन पर आज हम इसलिए शुक्र अदा करते हैं क्योंकि अफवाज पाकिस्तान मौजूद है। खुदा ना करे अगर वो भी ना होती तो आप क्या करते? खुदा ना करे। पाकिस्तानी फौज दुनिया की बेहतरीन अफवाज में से एक है, चाहे वो फजाइया हो, चाहे वो बर्री हो, चाहे वो बहरिया हो, दुनिया की बेहतरीन अफवाज में से एक फौज है। सोचिए अगर वो ना होते तो क्या होता? क्या वो ऐसे ना होते जैसे वो हैं तो क्या होता? ये जो आपको दावे करके पार्टी में लाते हैं ना और जो नारे लगाते हैं, आपको फाकों पे मजबूर कर देते, फाकों पे मजबूर करते थे। वही हाल होता जो अफ्रीका का हाल है। कहीं ना कहीं कोई तो चेक एंड बैलेंस है। अफवाज पाकिस्तान के लिए बहुत सारी तारीफ। आज के दिन हम बहुत सारी बातें करेंगे, बस जितना कथारसिस था सब मैंने कर लिया। अब इसके बाद मैं कुछ भी नहीं बोलने वाला, क्योंकि मैं नॉर्मली पॉलिटिकल शोज नहीं करता और ना मैं उसमें इन्वॉल्व होना चाहता हूँ। क्योंकि हमारे यहाँ एक और भी तो अजीब मसला है ना, किसी को आप डांस करते हुए देख लें तो आप उसे इंसान का बच्चा नहीं समझते, आप समझते हैं। नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। हमारे यहाँ तो क्योंकि ये भी छोटा है और ये तो बहुत ही छोटा है, जब ये इतना छोटा हो जाता है तो ये खुद ब खुद सुगड़ने लगता है। तो हमारे तो मसाइल दूसरे हैं ना। जो सूडो लिटरेट हैं, जिन्होंने नकल से पास किया है, जिनको किसी ने किसी ओहदे पे लगा दिया है, वो उन लोगों के बारे में बात करते हैं जो मेहनत से 3.97 का GPA लेके आए थे। जो अपने कॉलेज के वैलेडिक्टोरियन थे वो उनके बारे में बात करते हैं। जो क्वांटम फिजिक्स पढ़ाया करते थे वो उनके बारे में बात करते हैं, और उनके बारे में ये कहते हैं कि उन्हें कुछ नहीं पता। क्या बात करेंगे आप? जो जैसा है उसको वैसा जीने दीजिए इस मुल्क में, और वही सही है, वही सही है। आज हम सब एक दूसरे से सवाल कर रहे होते हैं, हमारे पॉलिटिशियन बैठ के सवाल कर रहे होते हैं कि जी मुझे बताओ ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, कोई मुझे क्यों निकाला पे बात कर रहा है, कोई कह रहा है मुझे क्यों रख लिया, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। एक आदमी भी ये नहीं कह रहा कि यार रशीद भाई के घर में पानी नहीं आ रहा है, यार पानी पहुंचाओ पहले। बड़े बड़े ताफुन जो हैं वो उससे बदबू से दिमाग फट रहा है शहर में। चलो कुछ करो यार। आज हमारे यहाँ टारगेट किलिंग दोबारा से शुरू हो गई है।
स्नैचिंग दोबारा से शुरू हो गई है। कराची से लेकर खैबर तक आपको सिक्योरिटी नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं करता, कोई बात नहीं करता। हर आदमी एक दूसरे के पीछे लगा हुआ है। एनीवे, यौम दिफा पाकिस्तान मुबारक हो। आज यहाँ से ले रहा हूँ ब्रेक। सोच रहा हूँ एक रोज पॉलिटिकल टॉक शो करूँ, मेरे सामने आके ये सियासतदान बैठे, मैं उनसे पूछता हूँ सवाल। ये 15 मिनट में मेरा शो बंद कर देंगे। 15 मिनट, 16 मिनट नहीं लगेगा, बंद हो जाएगा शो, बंद हो जाएगा वो शो। 16 मिनट के बाद वो शो बंद हो जाएगा। शायद प्रॉब्लम है, जो सवाल करूंगा चैनल भी बंद हो जाएगा। इसलिए ना चैनल वाले मुझे को पॉलिटिकल शो देते हैं, ना मैं खुद करना चाहता हूँ। मेरे साथ किरण मौजूद हैं, बहुत सारी तालियां किरण के लिए। मेरे साथ उरूज मौजूद हैं, बहुत सारी तालियां उरूज के लिए। मेरे साथ डॉक्टर उज़मा मौजूद हैं, बहुत सारी तालियां डॉक्टर साहबा के लिए। मेरे साथ ताज मस्तानी साहिबा मौजूद हैं, बहुत सारी तालियां उनके लिए। और इस यौम दिफा पाकिस्तान के खुसूसी शो में आप मौजूद हैं, बहुत सारी तालियां आपके लिए। और हमारे साथ, हम सबके साथ एक ऐसा पाकिस्तानी मौजूद है जो पाकिस्तान को बड़ा फील करता है और इस एहसास को अपने अंदर जिंदा रखता है। छोटा सा एक ब्रेक के बाद आई प्रॉमिस हम बहुत हैप्पी बातें करेंगे। आज का दिन खुशी का दिन है, कोई और बात नहीं होगी। थैंक यू। ब्रेक आपसे मिलते ब्रेक के बाद।
ऑलराइट जी, बहुत सारी तालियां सोनू डेंजरस के ग्रुप के लिए, बहुत सारी तालियां दी, थैंक यू सो मच। हमारे साथ सारिम बनी साहब ने ज्वाइन किया है, सारिम भाई के लिए बहुत सारी तालियां। सुजैन फातिमा ने ज्वाइन किया है, सुजैन के लिए बहुत सारी तालियां। एंड ऑफ कोर्स द वन एंड द ओनली जवेरिया सऊद के लिए बहुत सारी तालियां। और तुम में जो भी पागल वहशी बच्चा है उसके लिए बहुत सारी तालियां। वो भी एक बच्चा है। एक टेलीफोन कॉल है, लेट्स टेक दैट। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। नहीं आपको नहीं, कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम, हेलो हेलो। एंड ऑफ कोर्स लाइन नहीं मिली, बट एनीवे कटिए। सारिम भाई कैसे हैं आप? यौम दिफा पाकिस्तान आपको बहुत मुबारक हो। आज का दिन हमने पुराने नगमे सुना करते थे, अब तो ये हमने कल्चरल थोड़ा सा पेश किया है, लेकिन पुराने नगमे हुआ करते थे, वतन के सजीले जवानों, ये वतन तुम्हारा है, मैं भी पाकिस्तान हूँ, तू भी पाकिस्तान है, सरहदों पे राह हक के शहीदों, वफा की तस्वीरों, पुत्र हटा दे नहीं बिक दे, ये बड़ी कमाल। आज जब आप इन नगमों को सुनते हैं तो आपको कैसा लगता है? सुनने ही बहुत कम आते हैं वैसे। नहीं आपको सुनवाएंगे अभी, कभी कभी आ जाते हैं। हाँ लगाता हूँ मैं एफएम, मगर ये जो अभी शुरू में आपने बच्चे वाला जो सुनाया था ना, बस वो जिस वक्त अब सुनते हैं ना उस वक्त पता नहीं हमें क्या हो जाता है। वो जो एयरफोर्स वालों ने जो बनाया सॉन्ग, जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं कहता हूँ सब पे भारी है वो, कोई सॉन्ग जो है ना उससे आगे फिर आपको एक सॉन्ग हम सुनाएंगे जो जवेरिया का है। अभी इसके बाद जवेरिया भाभी तो मैं कहने वाला था, बोले थोड़ा मौका मिले तो आज तो माशाल्लाह, वैसे मेरा ख्याल है कोई भी ऐसा कमांडो बन के नहीं आया होगा, वो तो आई फौजी बन के माशाल्लाह। आज ये सरहद पे मरने मिटने के लिए आए हैं। बिल्कुल, हर वक्त तैयार, हर वक्त तैयार। एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो जवेरिया ने एराए हक के शहीदों, वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं। थैंक यू सो वेरी मच। यौम दिफा पाकिस्तान, अफवाज पाकिस्तान को और अहले पाकिस्तान को बहुत मुबारक हो। जब वापस आते हैं तो इसी पुराने नगमे की याद ताज़ा करेंगे, एराए हक के शहीदों, वफा की तस्वीरों। छोटा सा एक ब्रेक, आपको मिलते हैं। अच्छा, मेरे पास डॉक्टर उज़मा अली यहाँ मौजूद हैं। आपके शौहर लेफ्टिनेंट कमांडर कामरान अली पाकिस्तान नेवी में थे और 10 दिसंबर 2005 को PNS मोहन के अंदर आग लग गई थी, जिसमें जान बचाते हुए आप शहीद हुए। 2 बेटे हैं आपके, मंसूर हुसैन एंड तैमूर हुसैन। अस्सलाम वालेकुम। आपको माइक तो लगा हुआ जी। आपके लिए जब ये दिन आता है, ज़ाहिर है आपका ताल्लुक़ अफवाज पाकिस्तान से है, तो आपको कैसा महसूस होता है? क्या आप किन चीज़ों से गुजरती हैं? वैसे तो हर वक्त ही अफवाज के साथ ताल्लुक़ रहता ही है, घर भी वही है, नेवी ने बहुत कुछ किया और यानी नेवी के साथ एक कनेक्शन है, ये वो कभी ख़त्म नहीं हो सकता। आर्मी के साथ भी है, लेकिन नेवी से चूँकि इनका ताल्लुक़ था तो वो ज़्यादा हम कामरान का ताल्लुक़ चूँकि नेवी से था, SSG से था, तो ज़्यादा कनेक्शन एक फ़ील होता है नेवी के साथ। तो सिर्फ 6 सितंबर हमारे लिए अब यौम दफ़ा नहीं है, यानी पूरा साल ही हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ भी करते रहते हैं, प्रोग्राम्स भी करते रहते हैं। 14 अगस्त को भी वही जज्बा होता है, कामरान की बर्थडे आती है, वही फिर मैं फेसबुक पे सब चीज़ें लगा रही होती हूँ, सब हम यादें ताज़ा कर रहे होते हैं। जब उनकी शहादत का दिन आता है उस दिन भी हम वो सब चीज़ें कर रहे होते हैं, 14 अगस्त को भी कर रहे होते हैं। तो ये नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ एक दिन हमें यौम दफ़ा नहीं मनाना होता है,
हमें अपने फ़ौज के साथ रहना है। और जो 1965 की जो वॉर है जिसकी याद में हम ये दिन मनाते हैं, वो हमें एक सबक बहुत अच्छा देती है। वो ये है कि जो कौम है और फ़ौज है वो एक साथ है, उन दोनों के अंदर यकजहती है। और सिर्फ फ़ौज मुल्क के लिए नहीं कर रही, हर कौम का हर फ़र्द जो है, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, औरत हो, मर्द हो, वो मुल्क के साथ है और मुल्क के लिए कुछ ना कुछ करना चाहता है। चाहे हम फ़ौज में हो, चाहे हम किसी भी और जगह पे काम कर रहे हो, हम अपने वतन के लिए जो है हमें कामयाबी का जज्बा रखना है, कुर्बानी का जज्बा रखना है, अपने मुल्क के लिए कुछ ना कुछ करना है, तब्दीली करनी है और लेकर आनी है। Uruja, I want to come to you. आपके फादर, आपके जो ग्रैंडफादर थे, जी he was a POW. जी He was a prisoner of war. 3 years तो उनको इंडिया ने कैप्चर किया था जी और कितने साल रहे वो? 3 साल 71 की वॉर के बाद। ये जरा इसको बंद कर दीजिएगा प्लीज, इसको निकाल दीजिए सो दैट वी डोंट गेट डिस्टर्ब। जी 3 साल 71 की वॉर के बाद वो इंडिया में प्रिजन में थे, कैप्चर्ड थे। और मैं बहुत छोटी थी व्हेन ही पास्ड अवे। मेरी सारी फैमिली मिलिट्री से, यू नो दिस, दोनों साइड्स की, मम एंड डैड। माय फादर इज़ मिलिट्री एज वेल, बट दैट एक्सपीरियंस was very detrimental for my mother when she was a child. उनके लिए growing up वो बताती हैं जब उनके अब्बा वापस आए तो वो एक फ़र्क इंसान थे। एक When he- डिफरेंट आदमी थे। बिल्कुल, वो बिल्कुल बदल गए थे। 3 साल, आई डोंट नो उन्होंने क्या क्या एक्सपीरियंस अब ये ज़रा गौर से सुनिएगा, एक बड़ी बात है कि वो कैदी थे और हिंदुस्तान ने जब वो कैदी एक्सचेंज हुए, उनको आज़ाद किया 3 साल बाद, तो क्या हुआ ज़रा ये सुनिएगा। तो मेरी वालदा बताती हैं कि जब उनके अब्बा गए थे तो ही वाज फॉन्ड, बहुत सारी चीज़ों के उनको बहुत शौक़ थे। शिकार खेलने का शौक़ था, घोड़ा चलाने का शौक़ था, बहुत सारी, देयर वाज अ लॉट ऑफ थिंग्स। मगर जब वो वापस आए तो वो 1 साल तक किसी से बात नहीं करते थे, अपने बच्चों से बात नहीं करते थे। ही कुडंट हग पीपल। मेरी अम्मी और उनके जितने भी बहन भाई हैं उनको प्यार गले से नहीं लगा सकते थे, अपने खुद के बच्चों को। एंड ही वेंट थ्रू एक्सटेंसिव साइकियाट्रिक हेल्प काफ़ी अरसे तक, 1 साल तक उनको आर्मी की ही साइकियाट्रिस्ट एवेल्यूएट करते रहे। आई एम श्योर PTSD होता है, काफ़ी कुछ होता है। बट अजीब बात यह है कि जब से वो वापस आए टू द डे ही डाइड, मेरी फैमिली में ये बात मशहूर है कि वो टेबल पे, खाने की टेबल पे, चाहे वो अपना घर हो या किसी और का घर हो, दाल नहीं देख सकते थे। बिकॉज वो हर रोज़ उनको मिलती होगी। आई गेस किस तरह मिलती होगी, हर रोज़ मिलती होगी। वो दाल से उनको ही वुड रिएक्ट वेरी बैडली, चीखे मारते थे, फेंक देते थे, डोंगा फेंक देते थे। इट वाज प्रीटी बैड। हम बड़ी लूजली एक बात कह देते हैं कि यू नो क्या है, इस तरह से एक दिन आता है वो गुजर जाता है। इसको ऐसे नहीं कहना चाहिए। ये अफवाज पाकिस्तान है जिन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश किया है, अपने तन मन धन से सब कुछ आप पे लुटा दिया है लिटरली। ये अगर बॉर्डर्स पे ना हो तो सोचें आपका क्या होगा। मुझे याद है मेरे एक दोस्त हैं, उस ज़माने वो मेजर थे, अभी लेफ्टिनेंट कर्नल नाम, मेजर तैफूर। उन्होंने एक बात कही थी। उन्होंने कहा यार साहिर, जब तुम शोज़ करते हो तो कम से कम एक बात ज़रूर लोगों को बताया करो कि एक रोज़ मैं एक चौकी पे था और दूसरी तरफ इंडियन स्नाइपर था, तो हमें पता नहीं चला और उसने शूट किया और मेरा एक स्नाइपर जो ऊपर बैठा हुआ था वो नीचे गिर गया। उसके बाद दूसरा आदमी उसकी जगह संभालने चला गया, उसने दोबारा शूट किया, दूसरा आदमी गिर गया। उसके बाद तीसरा आदमी उसकी जगह चला गया, उसने उसको दोबारा शूट किया, वो भी गिर गया। उसके बाद जब मैं ऊपर जाने लगा तो फिर मेरे एक और स्नाइपर ने उसको शूट कर दिया। कहता है 10 सेकंड में मैंने अपने 3 बेहतरीन लोग गंवा दिए थे। उन लोगों का कोई नाम नहीं था, उन लोगों की कोई पहचान नहीं थी सिवाय इसके कि वो पाकिस्तान पर कुर्बान हुए थे। तो अपने लोगों को ये ज़रूर बताओ कि फ़ौजी का कोई नाम नहीं होता, फ़ौजी पाकिस्तानी होता है। और यही सबक फ़ौजी पूरे पाकिस्तान को देता है। फ़ौजी किसी एक शहर के लिए अब शहीद नहीं होता। फ़ौजी किसी एक शहर के लिए, किसी एक कौमियत के लिए, किसी एक सूबे के लिए, किसी एक गली के लिए, किसी एक मोहल्ले के लिए, किसी एक ज़बान के लिए नहीं खड़ा होता। फ़ौजी पाकिस्तान के लिए खड़ा होता है। और यही सबक है जो अफ़वाज पाकिस्तान हमें देती है, चाहे वो हमारी बर्री फ़ौज हो, चाहे वो हमारी बहरिया हो या वो हमारी फ़ज़ाइया हो। इमेजिन दिस कि बहुत बड़ी फायर पावर थी इंडिया के पास, लेकिन क्या हुआ? याद कीजिए चवंडा, याद कीजिए पूंछ सेक्टर, याद कीजिए फ़ज़ाइया की मशक़, याद कीजिए फ़ज़ाइया के MM आलम को।
स्क्वाड्रन लीडर रफीकी अपनी जान को कुर्बान कर दिया। टेल कर रहे थे, वो बच सकते थे, लेकिन उन्होंने अपना जहाज फ्रंट में लाके खड़ा कर दिया कि इसको हिट कर दो, लेकिन मेरे लोग बच जाए। तो हम ये सिर्फ कहानियां सुनते हैं। फिर वो कहानियां भी हमें याद हैं कि जब कौम इकट्ठी हो गई थी, वो स्पीच जो अयूब खान साहब ने दी थी, क्या आप लोगों को वो स्पीच याद है? किसी को भी तारीख में, आप यंग हैं, क्या आपने कभी तारीख का पन्ना उठा के उस स्पीच को पढ़ा है? नहीं पढ़ा? तो मैं आज आपको वो स्पीच सुनवाऊंगा। अभी सुनवाता हूँ अगली ब्रेक में वो स्पीच जो अयूब खान साहब ने दी थी जब उन्होंने पाकिस्तानी कौम से एड्रेस किया था 65 की जंग में। फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब खान साहब की वो स्पीच आपको हम दिखाएंगे, सुनवाएंगे इस ब्रेक के बाद। इतने बड़े जीवन सागर में तूने पाकिस्तान दिया। ओ अल्लाह, ओ अल्लाह, ओ अल्लाह, ओ अल्लाह। इतने बड़े जीवन सागर में, इतने बड़े जीवन सागर में तूने पाकिस्तान दिया। ओ अल्लाह, ओ अल्लाह, ओ अल्लाह, ओ अल्लाह। इतने बड़े जीवन सागर में, इतने बड़े बीच भंवर में, इतने बड़े जीवन सागर में, ओ साहिल उभरा बीच भंवर में, एक नया इम्कान दिया, एक नया इम्कान दिया, तूने पाकिस्तान दिया। ओ अल्लाह, ओ अल्लाह, ओ अल्लाह।
याद आया आपको? वही पुराना याद आया? आए, कहीं भी जहाँ जगह मिलती है वहाँ बैठ जाओ, कोई बात नहीं है। हाँ जी, याद आया आपको? ये पुराने जो नगमे हुआ करते थे वो बड़े कमाल हुआ करते थे। अलन फकीर साहब का नहीं दोबारा लेकर के आए। नहीं, लेकिन इतने अरसे बाद मैंने देखे, हम जब पीटीवी जाया करते थे तब हमसे हमारी इनसे मुलाकात हुआ करती थी, और अब इतने सालों के बाद मैंने बड़े अरसे बाद हमें भी ये याद आया, हम या, भूल गए थे। अभी आपको मैं कुछ और गाने भी सुनाऊंगा आपको एक, बल्कि इनफैक्ट रोजमेरी को बुलाते हैं। एंड अच्छा, आपके लिए बहुत बात नहीं हुई, आप आई हुई है लेकिन बात आपसे नहीं हुई। सुजन, आपको कैसा लगता है? व्हाट इज यौम दिफा पाकिस्तान टू यू? 9 सितंबर हो या 6 सितंबर, ये जो 23 मार्च हमारा होता है, उसमें हमेशा मतलब पाकिस्तान के लिए, हमारे लिए बहुत ख़ास दिन होता है, और हमें इसे बहुत अच्छे से मनाना चाहिए। और जिस तरह के पुराने हमारे नगमे जो हैं, आज भी सुने तो ऐसा लगता है कि यादें ताज़ा हो जाती हैं, और लिटरली जो फीलिंग्स आती हैं वो आजकल के सॉन्ग्स में या नगमों में नहीं है जो पुराने जो थे। अच्छा किरण, जी आपके हस्बैंड, आज का दिन हम तमाम पाकिस्तानियों के लिए बहुत ही अहम और एक ऑनरेबल दिन होता है, एंड वी आर प्राउड ऑफ इट। और जितने भी हमारी फोर्सेस हैं, चाहे वो पाक बहरिया हो, पाक फ़िज़ाई हो, पाक आर्मी हो, जितने लोग इनमें काम कर रहे हैं, हमें अंदाज़ा होता है कि किस कदर सच्चाई के साथ काम कर रहे हैं, और जो जज्बा और जुनून इनमें पाया जाता है अपने मुल्क के हवाले से, वो वाकई में बेमिसाल है। सलाम है इन तमाम लोगों को जो हमारे सौदे। अच्छा, मैं आपको अगर वो रेडी है तो मुझे हाथ के इशारे से फराज आप बता दीजिएगा, या कोई मुझे बता दे अगर हमारे पास अयूब खान साहब की वो तकरीर रेडी है। 65 की जंग थी और हम पे हमला हुआ था। अगली ब्रेक के अंदर हम आपको सुनवाएंगे 2 मिनट के बाद। अच्छा ओके, तो हम आपको सुनवाएंगे, लेकिन मेरे पास सोहेल नजमी साहब हैं। एक बहुत पुराना गीत है जो मैं आपको सुनवाना चाहता हूँ, ये वतन तुम्हारा है तुम हो पास माँ। इसके सोहेल नजमी साहब तशरीफ लाइए, आइए। माइक मुझे दे दीजिएगा, माइक। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? कैसे माइक किसी के पास? आप सोहेल माइक ले लो वहाँ से। देख लीजिएगा, ये वो पुराना गीत है जो हम सबको याद है, ये वतन तुम्हारा तुम हो पास के, ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास के, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नग़्मा के, ये वतन हमारा है, हम हैं पास इसके। ये बात की मिट्टी में खून है शहीदों का, इस वतन की मिट्टी में खून है शहीदों का, अर्ज़े पाक मरकज़ है कौम की उम्मीदों का, नफरतों के दरवाजे इन पे पैर ही रखना, इस वतन के परचम को सर बुलंद ही रखना, ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास इसके, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नग़्मा इसके, ये वतन। ये बात मिल गए। आइए ना।
वतन की, इस वतन के फूलों में रंगो आप तुमसे है, इस जमीन का हर जर्रा आफताब तुमसे है, ये फिजा तुम्हारी है, बरोबर तुम्हारे हैं, कहकशां के ये नाले रह गुजर तुम्हारे, ये वतन हमारा है, हम हैं पासबान इसके, ये वतन तुम्हारा है, तुम हो नग़्मा इसके। और ये वाला शेर जो है ये इसका सबसे अच्छा शेर है। मेरा ज़रा माइक बढ़ा दीजिएगा। ये वो दास्तान है जो मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ, क्योंकि अब कुछ साल बाद हमारी कहानी ख़त्म हो जाएगी। मेरे कारवां हम थे, रूह कारवां तुम हो, हम तो सिर्फ उन्मा थे, असल दास्तां तुम हो, देखना गवाना मत दौलत यकीन लोगो, ये वतन अमानत है और तुम अमीर हो, ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पासबान इसके, ये वतन तुम्हारा है, तुम हो नग़्मा इसके, ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पासबान इसके। अब मैं चाहता हूं पूरा पाकिस्तान जो मुझे देख रहा है वो विज़िट करे, रीविज़िट करे फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब खान साहब की वो तकरीर जिसने कौम को ये बताया था कि हम वाकई एक कौम हैं, जिसने दुनिया को ये बताया था कि हम किसी के सामने भी खड़े हो सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको वो तकरीर सुनवाना चाहता हूँ, उसके बाद एक बहुत ख़ास तोहफ़ा है आप सब के लिए। हमें अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियों को हमेशा याद रखना चाहिए, लेकिन सबसे पहले ये तकरीर मुलाहिज़ा कीजिए। रेडियो पाकिस्तान है। इस वक्त मगरबी पाकिस्तान में दिन के 2 और मशरक़ी पाकिस्तान में 3 बजे हैं। चंद लम्हे बाद सदर पाकिस्तान फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब खान कौम से खिताब फरमाएंगे। ख़वातीन व हज़रात, सदर मोहतरम। मेरे अजीज हमवतनों, अस्सलाम वालेकुम। 10 करोड़ पाकिस्तानियों के इम्तिहान का वक्त आ पहुंचा है। आज सुबह सवेरे हिंदुस्तानी फौज ने पाकिस्तान के इलाके पर लाहौर की जानब से हमला किया और भारतीय हवाई बेड़े ने वजीराबाद स्टेशन पर ठहरी हुई एक मुसाफिर गाड़ी को अपने बुज़दिलाना हमले का निशाना बनाया। ये पेशकदमी उन जारहाना इक़दामात की एक कड़ी है जो पिछले 5 महीनों से भारतीय साम्राज्य मुसलसल करता चला आ रहा है। इसका आगाज मई के महीने से हुआ जब उन्होंने जंग बंदी लाइन को तोड़ा और कारगिल के इलाके में 3 चौकियों पर कब्जा कर लिया।
अक़वाम मुत्तहिदा की मुदाखलत पर हिंदुस्तानियों ने आर्जी तौर पर इन चौकियों को खाली कर दिया था, लेकिन अगस्त के महीने में हिंदुस्तानियों ने इन पर दोबारा कब्जा जमा लिया। हिंदुस्तानियों ने अपनी जारहाना सरगर्मी को जारी रखा और बढ़ते बढ़ते टिटवाल के इलाके में भी हमारी चौकियों पर कब्जा कर लिया और पूरी कुव्वत और जंगी साजो सामान के साथ उड़ी और पुंछ के इलाके की तरफ बढ़ गए। हिंदुस्तानियों ने माल जंग बंदी लाइन तोड़ने ही पर इक्तफा नहीं किया, बल्कि पाकिस्तानी इलाके में अवान के गांव पर गोलाबारी की। इस कदर इश्तियाल अंगेजी के बावजूद हमने जिस ज़ब्त और तहम्मुल से काम लिया उसे हिंदुस्तानियों ने गलत समझा। हिंदुस्तानी हमले को रोकने के लिए आजाद कश्मीर की अफवाज को बिम्बर के इलाके की तरफ मजबूरन बढ़ना पड़ा। हिंदुस्तान ने अपने हवाई बेड़े को भी इस जंग में बेदरेग धकेल दिया और इस तरह हालात को और ज्यादा खतरनाक बना दिया। उस वक्त तक तमाम दुनिया पर जाहिर हो गया था कि कश्मीर में हिंदुस्तानी जारहियत का असल मकसद पाकिस्तान पर हमला करना है। आज उन्होंने इसका आखिरी सबूत भी दे दिया है और अपने उन नापाक इरादों का भरम खोल दिया है जो शुरू ही से पाकिस्तान के खिलाफ उनके दिलों में परवरिश पा रहे थे। भारतीय हुक्मरान शुरू से पाकिस्तान की वजूद से नफरत करते रहे हैं और मुसलमानों की इलादा आजाद मुमलिकत को उन्होंने कभी दिल से तस्लीम ही नहीं किया। पिछले 18 बरस से वो पाकिस्तान के खिलाफ जंगी तैयारियां करते रहे हैं। उन्होंने चीन का हवा माज इसलिए खड़ा किया कि वो मगरबी मुमालिक से ज्यादा अफवाज फौजी इमदाद हासिल करना चाहते थे। हमारे बाद दोस्तों को भारतीय हुक्मरानों की ज़हनियत का इल्म न था और उनकी इस धोखे में आ गए कि शायद हिंदुस्तान पूरी तरह मुसल्लह हो जाने के बाद चीन से जंग करने के काबिल हो जाएगा। हम शुरू ही से ये जान गए थे कि ये हथियार हमारे खिलाफ इस्तेमाल होंगे। वक्त ने इसे सच साबित कर दिखाया है। अब जबकि हिंदुस्तानी हुक्मरानों ने अपनी रिवायती मुनाफकत और बुज़दिली से काम लेते हुए बाकायदा ऐलान जंग के लिए बगैर अपनी फौजों को पाकिस्तान की मुकद्दस सरजमीन पर हमला करने का हुक्म दे दिया है, तो हमारे लिए सिर्फ एक ही रास्ता रह गया है और वो ये कि हम इनके हमले का ऐसा मुंह तोड़ जवाब दें कि हिंदुस्तानी हुक्मरानों के नापाक साम्राज्य मंसूबों का खात्मा हो जाए। हिंदुस्तानियों ने लाहौर के दिलेर और बहादुर लोगों को सबसे पहले ललकारा है। तारीख में लाहौर के दिलेरों का नाम हमेशा जिंदा रहेगा कि उन्हीं के हाथों दुश्मन का हमेशा के लिए खात्मा भी हुआ। पाकिस्तान के 10 करोड़ अवाम जिनके दिल की धड़कन में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की सदा गूंज रही है, उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक दुश्मन की तोपे हमेशा के लिए खामोश न हो जाए। हिंदुस्तानी हुक्मरान शायद अभी नहीं जानते कि उन्होंने किस कौम को ललकारा है। हमारे दिलों में ईमान और यकीन मौकम है और हमें ये मालूम है कि हम सच्चाई की जंग लड़ रहे हैं। हम पूरे इत्तेहाद और अज़्म के साथ दुश्मन का मुकाबला करेंगे। अल्लाह तआला का वाज़ेह इरशाद है कि फतह हमेशा सच की होती है। मुल्क में आज हंगामी सूरत हाल का ऐलान कर दिया गया है। जंग शुरू हो चुकी है। दुश्मन को फना करने के लिए हमारे बहादुर फौजियों की पेशकदमी जारी है। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान की मुसल्लह फौजों को अपने जोर दिखाने का मौका अता किया है। उनका जज्बा फिदाकारी और आईनी अज़्म हमेशा उनके साथ रहा है। हमारी फौजें दुश्मन को खत्म करने में इंशाअल्लाह कामयाब होंगी। हुकूमत पाकिस्तान इस सूरत हाल के मुकाबले के लिए पूरी तरह तैयार है और तमाम ज़राए उसके लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। हमला आवर के मुकाबले की इस जद्दोजहद में हमें यकीनन इन तमाम ममालिक की हमदर्दी और हमायत हासिल होगी जो अमन और आज़ादी पर यकीन रखते हैं। हम अक़वाम मुत्तहिदा की चार्टर के 7वें बाब के मुताबिक अपनी इंफरादी और इज्तिमाई मुदाफ़त के हक को इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरे अजीज हमवतनों, इस आजमाइश की घड़ी में आपको मुकम्मल तौर पर पुरसकून और मुतहद रहना चाहिए। आप में से हर एक को एक अजीम फर्ज अदा करना है। ये फर्ज आप पूरी ईमान और वफादारी से अदा कीजिए। अल्लाह ताला जो रहीम व करीम है, आपको जरूर कामयाबी बख्शेगा। हक व इंसाफ के लिए लड़ने वालों को कभी नाकामी नहीं हुई। जिस फितना ने हमारी सरहदों पर सर उठाया है वो इंशाअल्लाह तबाह होकर रहेगा। मेरे हमवतनों, आगे बढ़ो और दुश्मन का मुकाबला करो। खुदा तुम्हारा हामी व नासिर हो। आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद।
ऑलराइट जी, तालियां तो ढंग से बजा दो यार, यौम दिफा पाकिस्तान है, क्या हो गया है? बहुत सारे गाने बने, थैंक यू मुसलमानों, थैंक यू, बट बहुत सारे गाने बने अफवाज पाकिस्तान के लिए, लेकिन दो गाने बहुत हसीन गाने हैं। वैसे तो बहुत सारे गाने बने जो अफवाज पाकिस्तान के लिए थे, एक गाना जो आपका लहू गरमा देता है वो है तौहीद का परचम लहराया, अल्लाह की रहमत का साया, ए मर्द मुजाहिद जाग जरा, अब वक्त शहादत है आया। ये मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। उसके बाद एक और गाना, और फिर आपको एक ऐसी दास्तान सुनाऊंगा और दिखाऊंगा जो एक और गीत था जो खालिद वही साहब ने गाया था, हर घड़ी तैयार कामरान हैं हम, जैसे हो हालात शादमान हैं हम। तो आप लोगों को शायद याद नहीं होगा। हाँ, तो here we go, listen to this, and I think ये पुराने गाने हैं, उनको हम याद करवाने की कोशिश कर रहे हैं। लगाइएगा जरा, लगाइएगा। हर घड़ी तैयार कामरान हैं हम, जैसे हो हालात शादमान हैं हम। हर घड़ी तैयार कामरान हैं हम, जैसे हो हालात शादमान हैं हम। अपने मुल्क को कौम के निगहबान हैं हम, पाकिस्तानी फौज के जवान हैं हम। हर घड़ी तैयार कामरान हैं हम, जैसे हो हालात शादमान हैं हम। जान से अजीज है हमको मुल्क के पाक, जान से अजीज है हमको इसकी खाक। आओ सारे जग में हम बिठाए इसकी धाक, आने वाले दौर को बनाए ताबना। अपने मुल्क को कौम के निगहबान हैं हम, पाकिस्तानी फौज के जवान हैं हम। हर घड़ी तैयार कामरान हैं हम, जैसे हो हालात शादमान हैं हम। लेकिन ये रिश्ता यहां से शुरू होता है।
जब ये कह देते हैं ना कि तैयार हैं, तो फिर इन्हें अपनी जानों का नजराना देना पड़ता है। फिर ये हमारी ज़मीन से एक ऐसी दोस्ती करते हैं जिसपे यहाँ से लेकर वहाँ तक फ़ख्र ही फ़ख्र है और कुछ नहीं। आज अफवाज पाकिस्तान को ट्रिब्यूट है हमारी तरफ से उनके शहदा को, उनके जवानों को, उनके मुजाहिदों को। थैंक यू फॉर बीइंग देयर। एक मेरा पर्सनल फेवरेट गाना है जवाद का दोस्ती, उस पे हमने छोटी सी एक चीज़ तैयार की है, आपको दिखाते हैं। आइए।
मैं बात तो करना चाहता हूँ बहुत सारी, मुझे पता नहीं टाइम कितना है, लेकिन सबसे पहले इस तरह से एक मैसेज ज़रूर लेने यौम दिफा पाकिस्तान का। उसके बाद मैं आपको एक ख़ास चीज़ दिखाना चाहूँगा। सुजैन, आपकी तरफ चलते हैं। व्हाट डू यू फील, क्या मैसेज देना चाहेंगी आज यौम दिफा पाकिस्तान? मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि आजकल जो हमारे यहाँ का माहौल है या बर्मा में जो कुछ हो रहा है, हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए और जो हमारे बड़ों ने कुर्बानियाँ दी हैं वो हमें भूलनी नहीं चाहिए और हमें उनके नक्शे कदम पे चलना चाहिए। मैसेज पहुंचा सकते हैं, बात कर सकते हैं, लेकिन होप है कि आप लोग सब एक बन के रहें और पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि डिस्पाइट ऑल द थिंग्स दैट गो रॉन्ग, होप स्टिल लिव्स एंड वी हैव अ लॉट टू बी प्राउड ऑफ। मैं तो सलाम पेश करती हूँ उन तमाम माओं को, उन तमाम वालदेन को जो इस तरह से अपनी औलाद की तरबियत करते हैं और ख़ुद को भी इस आजमाइश में डालते हैं कि अपने मुल्क के लिए आप अपनी जान जब भी हो कुर्बान करें। मैं ये कहना चाहूँगा कि पाकिस्तानी फ़ौज 22 करोड़ है और पाकिस्तान का वेपन बहुत भारी है जिसका नाम है नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। वो दुनिया के हर वेपन से भारी है। तो उस नारे से पहले इसके दुश्मन खुद सीधे हो जाएं, चाहे मुल्क में हो या मुल्क से बाहर। मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारी जो अफवाज है, हमारी जो फोर्सेस हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ जंग के या मुश्किल वक्त में ही हमारा उस वक्त साथ नहीं देती सरहदों पर, बल्कि मुल्क के अंदर ज़लज़ला आ जाए या कोई भी नागानी आफत आ जाए, बारिश हो, कोई भी ऐसी चीज़ हो, सैलाब आ जाए, वो हर वक्त हर कदम पर हमारे साथ रहती है। तो हमें भी उनका साथ देना चाहिए। अल्लाह उनको हमेशा कामयाब करे, उनके घरों में हमेशा खुशहाली रखे। आपके हस्बैंड कामरान कहते थे आई एम नेवी, मैं नेवी हूँ, ये वो कहा करते थे। कुछ कहना चाहिए? मैं उनसे अक्सर कहती थी कि आप बहुत देर से आते हैं घर, नेवी वाले तो जल्दी घर आ जाते हैं। तो उनका कहना ये था कि मैं जॉब नहीं करता हूँ, मैं खुद नेवी हूँ, यानी मैं जाता हूँ तो नेवी चलती है और मैं आता हूँ तो तब भी चलते रहती है। मैं किसी की फ़ौज पे कोई तनकीद नहीं करना चाहता, लेकिन बर्मा के मुसलमानों की बात करना चाहता हूँ। एक फुटेज के साथ आपको छोड़ रहा हूँ और मंडे पे इस पर बहुत स्पेशल प्रोग्राम करूँगा। पूरी दुनिया के जितने भी वेस्टर्न ममालिक हैं वो रोहिंग्या के बारे में कम बात करते हैं। मुझे नहीं पता कि कैसे ये मसला सॉल्व होगा, लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि आज जहाँ हम फ़ख्र करते हैं अपनी अफवाज पाकिस्तान पे, वहाँ एक दूसरे मुल्क की फ़ौज मुसलमानों की नस्ल कुशी में लगी हुई है। बर्मा की फ़ौज, बर्मीज़ आर्मी क्या कर रही है, ये फुटेज हमारे पास है। मेरी तरफ से इजाज़त, यौम दिफा पाकिस्तान आप सबको बहुत मुबारक हो। लेकिन इस फुटेज के साथ इसे देखते जाइए और पैगाम फैलाते जाइए। आइए बर्मा के मुसलमानों के लिए खड़े हो जाएं। देखिए, बर्मा जनूबी मशरक़ी एशिया में वाक़ है। इसका रकबा 2.5 लाख मुरब्बा मील है। दारुल हुकूमत रंगून है। एक अंदाजे के मुताबिक यहाँ की आबादी 7 करोड़ है, जिनमें अक्सरियत का ताल्लुक बुद्ध मत से है। इसमें कुल 14 सूबे हैं और 1996 में बर्मा का सरकारी नाम तब्दील करके म्यांमार रख दिया गया था। 2010 के अवाखिर में फौजी डिक्टेटर ने शदीद बैरूनी दबाव से मजबूर होकर मुल्क में इंतखाबात करवाए। इन इंतखाबात में आंग सान सू ची, एक खातून अपोजिशन लीडर, कामयाब हुई। आंग सान सू ची की सरकारी फौज के साथ बुद्धिस्ट मलिशियाज भी म्यांमार के मुसलमानों के घरों पर हमलों और जलाने में मसरूफ हैं। लोग इन हमलों से बचकर पनाह की तलाश में खलीज बंगाल उबूर करके बांग्लादेश की तरफ जा रहे हैं, मगर कई ऐसी कश्तियां भी हैं जिनके नसीब में किनारा नहीं है। डूबकर जाबहाक होने वालों में बड़ी तादाद बच्चों की है, जिनकी लाशों को दरिया किनारे ही इज्तिमाई कब्रों में दफन किया जा रहा है। 2010 के इंतखाब में सूची की कामयाबी और मुसलमानों की असम्बली में 14 नशिस्तें हासिल करने से ये महसूस हुआ कि फौजी हुकूमत का रवैया नरम हो गया है, लेकिन ये शायद एक चाल थी। कुछ अरसे के लिए मुसलमान एक सूबे से दूसरे सूबे गए तो उन्हें कोई रुकावट पेश न आई। इसके बाद फसादात पूरे बर्मा में शुरू हो गए और मुसलमानों को बेदर्दी से कत्ल किया जाने लगा और औरतों की बेहुरमती की गई। आज बर्मा में मुसलमानों पर जुल्म और सितम ढाया जा रहा है। इसकी दुनिया में कहीं और कोई नजीर नहीं मिलती।